17वीं सदी का हिंदुस्तान मुगल सल्तनत अपनी शान और शौकत पर था और इस दौर का सबसे अजीम बादशाह औरंगजेब आलमगीर, मगर एक छोटा सा खतरा जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक छोटी सी बिजनेस कंपनी जो धीरे धीरे हिंदुस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब ने ब्रिटिश को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कैसे घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था? उन्होंने अपनी ताकत के जोर पर लगभग ब्रिटिश को हिंदुस्तान से पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया था। आज हम जानेंगे इस भुला दी गई हिस्ट्री को तफसील से आज की इस वीडियो में। हुआ मलिकुल हिंद सुल्तानुल अज़ीम औरंगजेब आलमगीर। 16वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के इरादे से। उसके 12 साल बाद 1612 में उस वक्त का हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर से इजाज़त लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की। कुछ सालों बाद शाहजहां के दौर में ब्रिटिश ने मद्रास और बॉम्बे तक अपना धंधा बढ़ा लिया था। जब औरंगजेब आलमगीर 1658 में ताकत में आए, तब तक ब्रिटिश बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तक पहुंच चुके थे। औरंगजेब के सत्ता में आने के बाद ब्रिटिश पर औरंगजेब ने दबाव बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि औरंगजेब को पता था कि अगर कंपनी के पास ताकत आ गई तो वो हिंदुस्तान को अंदर से खोखला करना शुरू कर देगी। कंपनी को हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए औरंगजेब से इजाज़त लेनी पड़ती थी। इस बात से तंग आकर 1686 में ब्रिटिश गवर्नर जोसेफ चाइल्ड ने सोचा कि अब मुगलों से आज़ादी ले ली जाए। उसने बंगाल में मुगलों के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की, जिसे आज के दौर में चाइल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। ये जंग ब्रिटिश की तरफ से बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम था, क्योंकि औरंगजेब के दौरे हुकूमत में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स औरंगजेब के साथ में लड़ने से कतराती थी, क्योंकि उस वक्त औरंगजेब खुद ही हिंदुस्तान की सुपर पावर बने बैठे थे। उनके पास लाखों की तादाद में सेना और बेहतरीन बैटल स्ट्रेटजीज थी। उस वक्त औरंगजेब से लड़ना ऐसा था जैसे आज अमेरिका जैसी सुपर पावर से लड़ना। औरंगजेब के दौर में ही इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हिंदुस्तान उनके दौर में पूरी दुनिया की जीडीपी का 27% था। इसके बाद होना क्या था? ब्रिटिश औरंगजेब से कुछ ही घंटों में हार जाते हैं और औरंगजेब गुस्से में आकर अंग्रेजों की जितनी भी फैक्ट्रीज इंडिया में चल रही थी उन सबको बंद करवा देते हैं। ब्रिटिश हार गए और जोसेफ चाइल्ड ने औरंगजेब से घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगी। इसकी हिस्टोरिक पेंटिंग आज भी इस दुनिया में मौजूद है। औरंगजेब से बहुत ही मिन्नतें और माफ़ी तलाफ़ी करने के बाद औरंगजेब ने कंपनी को इंडिया में फिर से बिजनेस करने की इजाज़त दे दी, लेकिन बहुत ही सख्त शर्तों के साथ। ब्रिटिश के साथ मसला सुलझाने के बाद औरंगजेब ने अपनी ताकत दक्कन की जंगों में लगा दी। मराठा, बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान उस वक्त औरंगजेब के बहुत ही ज़्यादा मुखालिफत में थे। ब्रिटिश ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे बंगाल और मद्रास में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू की। इस दौरान जब कंपनी ने बॉम्बे और मद्रास में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की, तब औरंगजेब ने कंपनी को फिर से एक धमकी दी कि अगर वो यहीं नहीं रुके तो औरंगजेब उनके एक एक फौजी का गला काट देंगे। पूरे 50 सालों तक हिंदुस्तान पर राज करने के बाद 1707 में औरंगजेब की वफात हो गई। मुगल एम्पायर अंदर से कमज़ोर होने लगा। शहजादों ने अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ ही जंगें लड़नी शुरू कर दी। इसका फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल का तरीका अपनाया। औरंगजेब की मौत के तकरीबन 50 साल बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी में ब्रिटिश ने बंगाल फतेह कर लिया। अगर औरंगजेब जिंदा होते तो हिंदुस्तान की हालत आज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होती। औरंगजेब ब्रिटिश के खिलाफ पूरी ताकत से एक्शन लेते और ब्रिटिश को कभी हिंदुस्तान पर कब्जा ही नहीं करने देते, और हम इंडियंस को भी कभी अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करनी पड़ती। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी डिवाइड नहीं होता। बांग्लादेश आज भी हिंदुस्तान के कब्जे में होता। अगर औरंगजेब जिंदा होते तो हिंदुस्तान का नक्शा आज कुछ इस तरह होता। ये मैप उस वक्त का है जब औरंगजेब सत्ता में थे। कन्याकुमारी से लेकर इराक तक की ज़मीन हिंदुस्तान के कब्जे में थी। ब्रिटिश को सबसे बड़ा चैलेंज मुगलों ने ही दिया था, मगर एक बार और सोचने वाली बात यह है कि अगर मुगल एम्पायर स्ट्रांग होता तो ब्रिटिश की कोई मजाल नहीं थी कि वो हिंदुस्तान पर कब्जा कर सके। और अगर उस वक्त औरंगजेब के अपोनेंट्स यानी मराठा, बीजापुर और गोलकुंडा ने उनका साथ दिया होता तो ब्रिटिश की फ़ौज का एक भी फ़ौजी जिंदा नहीं बचता। मगर अफसोस, सबको अपनी अपनी हुकूमत बढ़ाने का लालच था।
अगर जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो औरंगजेब आलमगीर 1658 से 1707 के दौर में हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करते थे। उस वक्त मुगल एम्पायर वर्ल्ड की सबसे बड़ी और रिचेस्ट एम्पायर थी। उस जमाने में इंडिया पूरी दुनिया की जीडीपी का टोटल 27% था। ये जीडीपी रेशो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर था, लेकिन यूरोप की किसी भी मुल्क से बहुत ज़्यादा था। मुगलों के दौर में हिंदुस्तान की जीडीपी उस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े मुल्कों की जीडीपी से भी ज़्यादा थी। इतनी बड़ी जीडीपी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल हिंदुस्तान के कुछ अहम हिस्से अदा करते थे, जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है, ढाका और सूरत। कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर इस जीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। लेकिन मुगल एम्पायर की गिरावट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ने के असर की वजह से 1750 के बाद ये जीडीपी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगी और 19वीं सेंचुरी तक ब्रिटिश हिंदुस्तान को पूरी तरह से लूट चुके थे। मुगलों के दौर में और आज के दौर में अगर जीडीपी में कंपैरिजन किया जाए तो उस वक्त हिंदुस्तान दुनिया की जीडीपी का लगभग 27% था और आज के दौर में हिंदुस्तान पूरी दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 8% बन के रह गया है। अगर हिंदुस्तान दुनिया के इतिहास का सबसे अमीर मुल्क बना था तो सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब आलमगीर की वजह से। औरंगजेब ने ब्रिटिश को हराया, उनसे माफ़ी मंगवाई, मगर ये जंग सिर्फ एक शुरुआत थी। एक बार के लिए मुगल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुए और ब्रिटिश ने अपनी चाल चली और धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान अपने कब्जे में कर लिया। आज हमें इस सच्ची हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी आने वाली नई नस्लों को बता सके कि कैसे हमने अपने मुल्क को खोया और कैसे हमें इसे दोबारा मजबूत बनाना चाहिए। इस सच्ची हिस्ट्री से एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है कि आज के दौर में हिंदुस्तान के लिए देशभक्त कौन है और कौन देशद्रोही। सब्सक्राइब करें।